चौधरी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ शरीफ शो में। आपको एक शरीफ आदमी समझा, क्योंकि हमने जब ये शो शुरू किया शरीफों की एक लिस्ट बनाई कि यार कौन कौन शरीफ हैं, उन पर रिसर्च कराई। तो रिसर्च में जो शरीफ थे उसमें से कुछ शरीफ नहीं निकले, और जिन्हें हम शरीफ नहीं समझ रहे थे वो शरीफ निकल आए। ये खुदा ना खाता आप लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आपको हमने शरीफ ही समझा, आप शरीफ ही निकले। शुक्रिया जी, बड़ी बात और है। और मतलब मैं खुद बताते खुद भी एक शरीफ आदमी हूँ। बिल्कुल। जो लोग सामने बैठे हैं शुरफा हैं, और जो देख रहे हैं वो शरीफ भी हैं, और जो नहीं है वो शरीफ बन के देख रहे हैं। आप शरीफ शो जो है, हाँ शरीफ रूप धार लिया उन्होंने शराफत का। आप इस इंडस्ट्री में आए, आपको कहा जाता है कि आप यहाँ पर जो मीडिया है इसमें आप एकता कपूर हैं, कि यानी कि इतने आप मशहूर हैं। इस नाम से क्यों मशहूर हैं आप? उमर भाई आपने एक तो इंट्रोडक्शन ऐसा कहा है कि सच बोलने का प्रोग्राम यार है। मैंने कोई हलफ नहीं लिया, थोड़ा बहुत झूठ चलेगा। एक्चुअली हुआ ये है कि मेरे ख्याल में आई वाज द फर्स्ट वन जिसने थोड़ा सा स्टार प्लस को कॉपी किया चैनल्स के कहने पर, कि भाई उस वक्त देखे जाते थे, आज से 4-5 साल पहले जब एक स्टार प्लस का दौर था जी, और उसको देखा जाता था। माशाल्लाह हमारे चैनल्स पे इतने अच्छे ड्रामेज आ रहे हैं, तो लोग उसको नहीं देखे। तो उस ज़माने में कुछ लोगों को कहा गया, और जिसमें से मैं भी था, और हमने कोशिश की, और मैंने तो बल्कि ये किया कि स्टार प्लस ना सिर्फ स्टार प्लस को कॉपी करें, बल्कि स्टार प्लस के जितने भी इंडियन टॉप स्टार्स को लिया वहाँ से, और पाकिस्तानी स्टार्स को लेके एक प्लेटफॉर्म पे दोनों को जमा किया, और ये बताने के लिए कि हमारे पाकिस्तानी स्टार्स में कितना पोटेंशियल है, कि जो आप लोग स्टार प्लस देख रहे हो कि वो कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, ना सिर्फ वही नहीं बल्कि हमारे यहाँ कितना। तो मैंने दोनों को एक साथ लिया और दोनों का दिखाया, और लोगों ने अप्रिशिएट किया कि वाकई हमारे स्टार्स में इतना पावर है कि उन लोगों को टैलेंट है। जी बिल्कुल। दुबई आपने बहुत प्रोडक्शन की है। जी हाँ बिल्कुल। उमर भाई, दुबई एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप वहाँ से इंडियन स्टार्स को, इंडियन टेक्नीशियंस को इजीली आप एक डेढ़ घंटे में वो भी आ जाते हैं, एक डेढ़ घंटे में 3 घंटे में हम मिल जाते हैं। और हम दोनों को एक दूसरे से काम करने का, एक दूसरे को समझने का मौका मिला। और मेरा सिर्फ मकसद ये था कि मीडिया एक ऐसा फील्ड है जिससे आप एक दूसरे से नफरतें दूर कर सकते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बांट सकते हैं। और यही हुआ कि जब हम लोगों ने साथ काम किया, वहाँ के स्टार्स और पाकिस्तान प्यार मोहब्बत बहुत बड़ा। आपका किससे प्यार बढ़ा? मेरा नहीं, मैं तो कैप्टन ऑफ द शिप था, लेकिन जो दोनों तरफ के आर्टिस्ट थे, उन दोनों तरफ के आर्टिस्टों में प्यार बढ़ा। बहुत प्यार बढ़ा। किसमें प्यार हुआ? अभी तक सिलसिला चल रहा है, लेकिन अब तो एसएमएस पे हो रहा होगा ना? अब एसएमएस पे है, क्योंकि अब वो कुछ अरसे से फ्लाइट्स कम हो गई हैं, वो गड़बड़ हो गए। मैं दुबई गई ना, तो मुझे पता चला कि शूटिंग हो रही है, पाकिस्तान से टीम आई है। हाँ, तो ये मैं मेरे सेट पे मैं गई थी, इनके सेट पे गई थी। बिल्कुल। और मुझे बड़ी खुशी हुई, काफी देर तक ये बैठी। उस वक्त रेशम का कोई गाना हम लोग नहीं, ये जब भी जाती है बैठती है, फिर इनको काफी देर बैठना पड़ता है खड़े होने के लिए। नहीं, इन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। और नहीं, ये तो हर दौर में अप्रिशिएट करती हैं। और खुद, क्योंकि अब ये एक अजीब सा हो गया कि टेलीविजन के जो लोग थे वो फिल्में बनाने की तरफ जा रहे हैं, और जो फिल्में बनाने वाले लोग हैं वो टीवी की तरफ आ रहे हैं। 80 मूवीज एज ए डायरेक्टर इन्होंने बनाई हैं, और ये टीवी की सीरियल लाखों में एक कर रही हैं जी। ठीक है, आप इतने ज्यादा एपिसोड्स आपने सब बनाए हैं, सब कुछ किया है, उसके बाद आप जो है वो अब बना रहे हैं फिल्म जी दोबारा। ये ऐसा होना चाहिए। जी हाँ, इससे पता क्या होता है, एक्सचेंज होता है मीडिया का। और मेरे ख्याल में उमर भाई हमारी ज़रूरत है इस वक्त इंडस्ट्री की। मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि चंद लोग, अब जैसे इंडिया से मूवीज़, ये वही वाली बात है कि जैसे हमने स्टार प्लस के लोगों को किया और दिखाया कि हमारे यहाँ कितना पोटेंशियल है, तो मैं समझता हूँ कि हमें अंधों में कान्हा राजा नहीं होना चाहिए। हमें मूवीज़ वहाँ की अप्रिशिएट करनी चाहिए, देखनी चाहिए, ताकि सिनी गोअर्स जो सिनेमा घरों में रूठे हुए सिनेमा बीन हैं वो वापस लाएं। बिल्कुल। और उनकी मूवीज़ के साथ साथ फिर हम अपनी मूवीज़ भी लगाएं। प्रॉब्लम क्या हो रहा है फहीम जी, कि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनकी फिल्में पब्लिक नहीं ला पा रही सिनेमा में। अमिताभ बच्चन की पिक्चर में 26 आदमी बैठे हुए थे। बिल्कुल। देखिए, अब वो अमिताभ बच्चन कहाँ से हुआ? वही तो, वो खौफ को हटाना है जो हमारे प्रोड्यूसर या जी हाँ, वही बात, आपकी बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ कि वो फिल्में लाने का हमारा मकसद है कि हम अपनी ऑडियंस को ले आएंगे, लेकिन ऑडियंस नहीं आ रही। ऑडियंस को रेम्बो सेंटर से सारी फिल्में मिल जाती हैं। एग्जैक्टली, कि वो भी 10 रुपए में उनके हाथ में होता हर अदाकार, आधा घंटा स्टॉप करके खड़े हो जाते हैं। नहीं, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया यही है
कि ये चीज नहीं रोक सकी हमारी गवर्नमेंट, Piracy। पायरेसी नहीं रोक हाँ, सकी। piracy का आप बहुत इंडिया बड़ा में चले जाओ, आप देख लो, कुछ भी नजर नहीं आता वहां पर। नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कोई बगैर नहीं। उसके नहीं होता। नहीं। लेकिन आई थिंक एक जो सिनी गोर्स सिनेमा में देखने का फिल्म का एक अपना मजा है, अपना मजा है। जो लोग आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक कि शायद ये दोबारा से ये रिवाइवल। सिनेमा गोइंग पब्लिक जो खत्म हुई है, जी, जी। उसकी वजह यह है, एक तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। जी हाँ, जी हाँ, जो लोगों ने सेफ एंटरटेनमेंट पब्लिक की नीड्स बन गई है बिल्कुल। कि आप अपने घर में बैठे, आपके हाथ में रिमोट हो, आप ऑफ करें, जकिया आप आ गई तो फिल्म 1 घंटे बाद फिर देख लेंगे। जी हाँ, सिराज भाई आ गए, फिल्म बंद कर दो, खाना खा के देखेंगे। ये एक जो फैसिलिटी मिल गई है ना, जी हाँ, इसने बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया है। बिल्कुल सही कहा। और हमारी फिल्म जो है वो, अब आप शाहरुख खान की फिल्म देख लें, अमिताभ की फिल्म देख लें, सलमान खान की फिल्म देख लें, ये सब की फिल्में यहाँ लगी हैं जी हाँ, और सब पिटी हैं फिल्में। जी हाँ, किसी फिल्म ने यहाँ पे ताबड़तोड़ बिजनेस नहीं नहीं किया। किया। इसका मतलब ये है कि सिनेमा की ऑडियंस ही खत्म हो गई है। बिल्कुल। वो टाइम लगेगा कि टाइम उनको नहीं आने। लगेगा, जी हाँ, आपको अपने मुल्क में अमन कायम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। बस सबसे कायम बड़ी नहीं वजह लगे, ये है। टाइम इंडस्ट्री का नहीं, अमन कायम करना। आपकी फिल्म के नाकामी की क्या वजह थी? मेरी फिल्म की इसका डायरेक्टर बहुत वीक था, क्योंकि मेरा फर्स्ट वो प्रोजेक्ट कौन था डायरेक्टर? मैं खुद था। आप ही थे? अरे आप तो इतने समझदार आदमी, आप कैसे मैं वीक देखे हैं? मेरी फिल्म इंडस्ट्री की, मैंने टीवी से जंप करके जब फिल्म उसमें आया तो मैंने किसी से सीखा नहीं। मैंने तो अपनी शौक और लगन से एक फिल्म बनाई कि मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारे फ्लॉजेस थे, स्टोरी में, स्क्रिप्ट में। और फिल्म का फ्लॉप होने का मसला है, वो सारा क्रेडिट डायरेक्टर का होता है। हिट हो जाए तो सब हैं, हिट हो जाए तो नहीं, हिट हो नहीं जाए सब तो हैं। जी। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आगे निकलता है। भजन मैंने बनाई है, आपके जी। भाई ने नहीं, आई थिंक फिल्म जो है वो डायरेक्टर्स बेबी है। हाँ। कोई भी उसका अगर वो क्रेडिट है, जाता लेकिन हिट होने के बाद मेकअप मैन, ड्रेस वाला तक इसका क्रेडिट लेता है। जी, वो तो हीर रांझा जब बनी थी, उसका मेकअप मैन आज तक कहता है कि जी हीर मैंने बनाई थी। आप देखे वो जो छोटा मुनव्वर मेकअप मैन है उसका, हाँ। वो कहता जी आज हीर मैंने बनाई थी, और जो डायरेक्टर है वो कहता मैंने बनाई थी। अब वो तो समझने वालों पे है कि वो किसको वो देते हैं, लेकिन जो भी है मेरे ख्याल में, तो वो जो फिल्म आपका सबसे वीक पॉइंट क्या था पिक्चर का? जो आप समझते स्टोरी, द स्क्रिप्ट, कंटेंट जो किसने था लिखा बहुत था? वीक था। किसने लिखा था? माई सेल्फ, मैंने। सारा काम आपने किया था, डायरेक्टर भी आप थे, राइटर भी आप थे, फाइनेंसर भी आप थे। जी। और मेरे पार्टनर थे अफजल, जो हम दोनों शुरू से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रोड्यूस किया था और मैंने डायरेक्ट किया था। बट द थिंग इज कि मैं इसको बड़ी फखरिया कहता हूँ कि मैंने कोशिश की, जंप मारी, मारी। मैंने उसको लिखा और एक देखा, आपने जब effort- स्क्रीन पे चली तो इसका क्रेडिट मैं जरूर लूंगा कि मैंने एटलीस्ट एफर्ट की। और अच्छी बनना या बुरी बनना, हाँ। वो बात की बात है। अप्रिशिएट करने वाला। इंडस्ट्री का कितना ताउन रहा आपके साथ, कि आपको कैसा वेलकम मिला वहां से? मुझे फिल्म इंडस्ट्री से भी काफ़ी सपोर्ट किया, जैसे सज्जाद गुल साहब हैं और जितने भी दूसरे टीवी फिल्म के लोग हैं। इनफैक्ट बल्कि मैंने सबसे, जब प्रीमियर हुआ था, सबसे मैंने इनवाइट किया सबको, और सबने बहुत दिल से आए और सबने अप्रिशिएट किया कि आपने फिल्म बनाई है और अल्लाह करे कि ये कामयाब हो। और इंशाल्लाह अभी भी मैं उमर भाई लगा हुआ हूँ कि जो अभी मुझे मेरी नहीं जो इनवाइट किया था। आप बाहर थी, मैंने आपको कॉल किया था। आप बाहर थी, वरना ये आपको अंदर करवा नहीं नहीं नहीं, आपसे मेरी टेलीफोन पे बात हुई थी। आप टेकिंग अ फ्लाइट कि आप कहीं जा रही हैं अमेरिका। आप अमेरिका भी चली जाती हैं। उन दिनों ये बुश के लिए फिल्म बना रही थी जी। बड़ी कॉमेडी फिल्म थी, बुश के लिए बना रही थी, हुश। तो आप खातून हज़रात, फ़हीम बरनी हमारे पास मौजूद हैं, अमानतन आए हैं ये, और संगीता बाजी मौजूद है, अमानतन हमारे पास मौजूद है थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर हम जिस तरह फ़हीम बरनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एफर्ट करके फिल्म बनाने आए, हमदर्दी रखते हैं, मैं भी अपने चैनल के लिए हमदर्दी रखता हूँ। और मेरा चैनल मुझे पुकार पुकार के कह रहा है ब्रेक लो, कमर्शियल चलाने हैं। तो लेते हैं एक ब्रेक और आते हैं, वापस करते हैं दोबारा इन्हीं से फिर गुफ्तगू का आगाज। वेलकम बैक। दोबारा आ गए वापस उन्हीं मेहमानों के साथ। गुफ्तगू दूसरी होगी, और अब जरा थोड़ी सी गुफ्तगू जो है ना, मैं इसे गर्म कर दूंगा गुफ्तगू। और गर्म कैसे करूंगा कि पहले मुझे ये बताइए, आपने कोई फ़हीम बरनी साहब पार्लर खोला है? जी, ब्यूटी सैलून है, स्पा एंड ब्यूटी सैलून। जी। फॉर मैन? नहीं, ओनली फॉर लेडीज। ओनली फॉर लेडीज? जी। तो उसको आप खुद अटेंड करते हैं? नहीं, मेरे एक्चुअली हम लोग 8 साल से 10 साल से मेरे जितने भी मेकअप एक्सपर्ट हैं,
जो इस फील्ड में काम कर रहे थे, और हमें बहुत सारी मेल्स आती थी कि आपका ये जो फलानी एक्ट्रेस इतनी खूबसूरत लगी है, तो इसका मेकअप किसने किया, इसका मेकअप किसने किया। तो मेरे जहन में अब आया आप बताते किसने किया। कि हाँ, तो मेरे जहन में आया, क्योंकि मेरे तो अपने मेकअप एक्सपर्ट्स हैं जो शुरू से हमारे साथ हैं। उन्होंने यूके से ट्रेंड होके आए, तो माशाल्लाह अभी 2 महीने हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ ब्राइड्स, दुल्हनें जो हैं, आजकल सीज़न चल रहा है तो अच्छा एक बात बताइए फरना, मैं आपसे एक मालूमात लेना चाहता हूँ कि ये तो दुल्हनें तो बनाई जाती हैं, मैंने सुना है कि कुछ ऐसा भी हो रहा है कि अपर क्लासेस में कि ये जो विडो मेकअप भी होता है कोई। अक्सर जो विडोज आती हैं वो ये कहती हैं कि हमें आप ऐसा नहीं, मेकअप करें कि बाकायदा- जो विडो लगें लेकिन हमारी स्किन ग्लो करे। तो हमारे पास फेशियल्स हैं ऐसे उन विडोज के लिए कि जो मेकअप नहीं करना चाहती क्या? और स्किन को ग्लो रखना चाहती ग्लो हैं। रखना चाहती हाँ, और वो एक ऐसी बेसिस भी हैं जिससे पता नहीं लगता कि वो मेकअप, और बहुत इंसिस्ट आंसू करती भी हैं। बनाते हैं आप, आंसू बनाते हैं। नहीं, वो फिर वो औरतों का तो वो तो आपको पता है, जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही निकाल लेती हैं। खुद ही सिर्फ उनको निकाल- खूबसूरत होना चाहिए हाँ। कि कैमरा चेहरे पे हो, चेहरा- आंसू खुद ही आ जाए, आंसू खुद ही आ जाए। और ये भी सरताज ना चले लगे कि गए। ये एक बेवा औरत की बेटी की शादी और बेवा ने इतना तैयार हुई। तैयार अच्छा, अगर उसकी बरसी हो खामिन की तब भी ऐसा करवाती हूँ, ऐसा है है ना, खामिन की बरसी पे कि ऐसा बरसी वाला मुंह बना दे। ना। मेरा ब्लैक ड्रेस है, तो इसमें पीछे नेट वाला ब्लैक जूड़ा पहनना है मुझे, जूड़ा और पहनना है। सिंपल सा सिंपल सा- तैयार कर दे। अब सिंपल तैयार, सिंपल मेकअप क्या होता है? क्या होता सिंपल मेकअप है ना, आंखों के नीचे हल्का हल्का ग्रे शेड दे दिया, आईब्रोज के अंदर थोड़ा सा हल्का सुरमई कलर डाल दिया, रेडिश आइज कर दी। रेडिश आइज कर दी, लिपस्टिक थोड़ी सी होठों पे पपड़ी जमा दी। तो ये बड़ी फिक्रमंद औरत है, मतलब ये भी चल रहा है। मैं बरनी साहब से सिर्फ तस्दीक कर रहा हूँ इस बात आप की। ये यकीन कीजिए कि इसी तरह की आप बात कर रहे हैं, और वाकई एक फ्यूनरल के ऊपर जो कहीं से बाहर से डेड बॉडी ने आना था, जी जी। कुछ खवातीन ऐसी आई हैं जिन्होंने कहा कि इस किस्म का हमें ये ड्रेसेस है, और बाकायदा डिजाइनर ड्रेसेस बने हैं, और ये होता है। ये सिर्फ फिल्मों में हम जो देखते हैं ना, रिलेट करते हैं हाँ। कि तो क्या ऐसा हो सकता है, होता ये है वाकई है ऐसा कि पूरी पूरी फ्रेंड्स आई हैं और आई हैं। ग्रुप आया है पूरा, कि उसने क्या पहन रही है, और पूछती थी बेचारी बहुत अपसेट है, वो क्या पहन रही है। मैंने उसके कहा लिए वो- मुझे कोई अपसेट करने वाला ड्रेस दे, तो वो इस किस्म जो के भी- लोगों को अपसेट कर दे, मुझे सेट कर दे, लोगों को अपसेट कर दे। ऐसा कोई बिजनेस है उनको। ये अब देखिए, ये हकीकत बात है। मैंने उनसे इसलिए तस्दीक करी कि वो एक सैलून, एक पार्लर को रन कर रहे हैं, उनको ऐसे कस्टमर्स आ रहे होंगे ना, तो ये तो एक चीज़ आपने मेरी मालूमात को, मतलब मैंने कंफर्म कर दिया आपने। अच्छा ये बताइए सर कि एक आपकी सीरियल है कि वो क्या, सदा सुहागन, क्या है? सदा सुहागन। सदा सुहागन। अक्सर बड़ी बुजुर्ग माएँ जो अपनी बच्चियों को दुआ देती हैं कि सदा सुहागन रहो, 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 जबरदस्ती सदा सुहागन रहो, जबरदस्ती रहो, ना चाहते हुए भी रहो, ना चाहते हुए भी रहो, और ये नहीं कहती कि भाई इसके साथ खुश रहो, या इसको साथ- खुश रखो। इसको खुश रखो। तो कहती है नहीं, तुम सदा सुहागन रहो। सदा सुहागन कोई रह ही नहीं सकता। ना। कैसे रह सकता सदा सुहागन? भाई कभी तो कभी वो मरेगा जिसे इतनी अजियत दे रहे हो, इतने बड़े बड़े बिल दे रहे हो और कह रहे हो सदा सुहागन रहे। अच्छा ये क्या बात हुई हाँ। कि उसको कह रहे हो कि वो देखें, औरत का बोली- कोई नहीं, हाँ। जो जुल्म करते हैं औरतों पे वो। औरतों पे क्या जुल्म है? पहली के पहले सारी तनख्वाह औरतों को, जी सारे चेक औरतों को, बिल्डिंगों के सारे नाम औरतों के नाम, प्लाट उनके नाम, जेवर वो पहनती हैं, खुद ही रखती हैं, लॉकर में उन्हीं के पास रहता है, मेकअप उनके पास उन्हीं का, कपड़े उनके पास उन्हीं के, बच्चे उनके पास, मियाँ और के मियाँ पास क्या, कहीं और मियाँ के पास मियाँ कहीं और इन्हीं बातों की वजह से जाता है। इतना तो हक है मियाँ का फिर। इतना आके जब वो इतना कुछ लाता है तो उसको कहीं जाना पड़ेगा। तो वहां जो जाएगा वहां पर भी इतना ही कुछ लाएगा ना। नहीं नहीं, ये टेंशनों से निकल के भाग। आए आप मैरिड, टेंशन आप मैरिड हैं सर? कितने कितने आपके बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, 1 डॉटर एंड अ सन। और शादी एक ही की आपने? जी। ये एक ही जुल्म काफी नहीं है। है? मेरे ख्याल में नहीं, जुल्म एक ही बर्दाश्त कर लें वो काफी है। 2-2 3-3 तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा? आप लगता है ना मुश्किल हो जाएगा। बहुत। अब आप सुन रही हैं, वो कह रहे हैं एक ही बहुत है, मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाता है लोगों का जीना, अच्छा आप औरतें करती हैं। चलो ये तो बाजी के साथ हमारा मजाक लगा रहता है। भाई साहब ये बताइए आप मुझे कि आपका दुनिया में, मैं पाकिस्तान का नहीं पूछूंगा बल्कि दुनिया का पूछूंगा,
पूरी दुनिया में आप फिल्में भी देखते होंगे, यकीनी तौर पे फैशन शोज भी देखते होंगे। आपका फेवरेट बंदा कौन है शोबिज में? शो बिजनेस के हवाले से एक्टर या कोई? एक्टर। मॉडल। वैसे मैं एज ए डायरेक्टर जो मैं हूँ, मुझे शोएब मंसूर बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ जैसा मैं काम करूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एक बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और वो इंटरनेशनल मीडिया के लिए। मैं अपने इस वक्त जो लगा हुआ, मैं पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रेजेंट करना चाहता हूँ पूरी दुनिया में, कि जो पाकिस्तान का एक इमेज ख़राब हुआ है। बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ी बात, आप अच्छी बात कर रहे जब हैं। बाहर आप किसी मुल्क में जाते हो, जब पूरी तरह हम लोगों को देखा जाता है, हम हर जगह शूटिंग कर रहे होते हैं, और जब हम इस दौरान अब जो हमने इन पिछले सालों में जो शूटिंग बाहर के मुल्कों में, हम यूके भी गए, हम यूरोप भी गए, हर जगह शूट किया, लेकिन जो अफसोस होता है कि जब पाकिस्तान के नाम पे एमिग्रेशन से हमारी जो इंसल्ट शुरू हुआ, वहाँ से Exactly. शुरू। कि किस तरह हम लोगों को ट्रीट होते हैं, तो मैं वो चाहता हूं कि एटलीस्ट सच बताएं ना, कि लोग हमें क्यों टेररिस्ट कहते हैं। हम तो खुद विक्टिम्स हैं। हमारे मुल्क में हमारे यहाँ कितने लोग रोज मर रहे हैं, तो क्यों हमें देखा जाता है कि जब निकलते हैं तो वो कहते हैं एक टेररिस्ट आ रहा है, ये उसका टेररिस्ट कंट्री का है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि किसी भी तरह कुछ अपने हमारी इस ड्यूटी है, इमेज को वो करें। बिल्कुल हमारे मीडिया में हम लोग हैं, हमारी ड्यूटी है कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा काम कर सकें। और मेरी कोशिश है कि जो मेरा अगला प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ा सा मैं दे सकूं कि पाकिस्तान के हवाले से। वेरी नाइस। पाकिस्तान में आप जो काम कर रहे हैं इस वक्त, इस मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो हमारा है, इसमें आप क्या समझते हैं, किसके साथ आप एज ए डायरेक्टर कंफर्टेबल हैं? उमर भाई, मैं सबके साथ मैंने काम किया, और टॉप मॉडल्स के साथ काम किया, एक्ट्रेसेस के साथ काम किया। मैं ये आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो कहा जाता था कि यार तुम उस मॉडल के साथ कर रहे हो, वो तो बहुत तंग करती है, कौन? फलानी Suppose नाम ले। फॉर एग्जाम्पल आमना हक का नाम लिया। जब मैंने उसके साथ काम किया तो सबने कहा, मैंने स्टार्ट में अनीता यूब के साथ काम किया, उसको लीड रोल में लिया, सबने कहा तुम पागल हो गए, वो तो अभी वहाँ से आई है इंडिया से, और वो तो बहुत तंग करने। लेकिन जिसके साथ भी मैंने काम किया, मेरा कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने, जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप अक्सर, मैं जो जिनको समझते हैं लोग कि ये बहुत बुरा एक्सपीरियंस होगा और मैं काम करता हूँ, तो कहते हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात की कि फ़हीम, इट ऑल डिपेंड्स कि हम किसके साथ काम करें। कुछ लोग ऐसे ख़राब हैं इस फील्ड में जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं होते, काम करना पड़ता है। जी हाँ, ख़राब मतलब उनके साथ फिर आपको अपना रवैया बदलना पड़ता है। तो वो उस वजह से हमें कह देते हैं, लेकिन एज सच मेरा एक्सपीरियंस सबके साथ अच्छा रहा। आप फिल्में बना रही थी औरतों के मसाइल पे, बनाई, फिर आपने एक फिल्म बनाई, उसका नाम था वैशी औरत। इसमें टाइटल किसने किया था? सना ने। आपको वो वैशी औरत लगती थी? उसकी क्या वहशत महसूस की थी? नहीं, उसमें रोल था कि उसकी इज्जत लूट ली जाती है, और वैशी औरत? हाँ, 3-4 लोग होते हैं जो उसको, एक मॉडल होती है, जरूरी नहीं कि मॉडल खराब हो। हाँ, नहीं। उसमें दिखाया कि मॉडल है और फोटोशूट कर रही होती है, वहां से वो उसको उठा लेंगे, और उसके बाद फिर वो रिवेंजफुल होती है, फिर वो एक एक को जिस तरह फिर वो वैशी औरत बन जाती है। उसके साथ इंसाफ नहीं होता, इंसाफ नहीं होता, तो फिर वो कानून अपने हाथ में लेती है और उन चारों का मर्डर करती है। अच्छा, कानून हाथ में कैसे लिया जाता है? जब कानून बात ना सुने तो। अच्छा, कानून बात ना सुने तो उसको हाथ में ले लो। मेरे ख्याल में हर औरत में हर इंसान में एक वैशी इंसान होता है और एक वैशी औरत होती है। यानी ये आप बात जो कर रहे हैं, इसके पीछे कोई एक्सपीरियंस है? बिल्कुल, कि हर इंसान, मैंने ये नहीं कहा ना सिर्फ औरत, बल्कि आदमी भी कभी कभार ऐसे वैशी हो जाते हैं। आदमी तो होते ही वैशी हैं। वहशत होती है आदमी में, क्योंकि इतना वो लोडेड है, ओवर लोडेड होता है ना, इतना कमिटेड होता है, ये वो फीसें, घर किराया, बिजली का बिल। सबसे ज्यादा आदमी बिजली के बिल पे कुड़ते हैं कि यार मैं तो बैठता ही नहीं एसी में, बिल कहाँ से आ रहा है। मैं तो अब सोच रही हूँ कि अब मैं ऐसा घर बनाऊंगी जहाँ सारे दिए होंगे, बस दिए जला लो, बस ठीक है। तो उसके लिए तेल डालना पड़ेगा। कोई ऐसी तरकीब सोचो, शमसी तवानाई से कोई चीजें चलाओ। तो छत में भी लगा लेते ना, खुद ही बिजली बन जाए। वही ना, बिजली खुद बनाओ। वैसे उमर भाई, आप शाबाश नहीं देते कि हमारे पाकिस्तान की आवाम कितनी मासूम है। यहाँ लोड शेडिंग, यहाँ पानी नहीं, बेसिक नेसेसिटीज की कमी है, उसके बावजूद भी अपने मुल्क, अपने उसको जब कभी
मुसीबत आती है तो किस तरह एक हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि यहाँ पे जो जिस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस तरह स्टडीज़ कर रहे हैं, बगैर रोशनी के, बगैर पानी के, जब दिल चाहता है लाइट आ रही है, जब दिल चाहता है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई किसी कोई शिकायत सुनने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। इस माहौल में हम लोग रह रहे हैं और चिड़चिड़ी हो गई प्लीज मैं आपको इंटरप्ट करूं। राजा अशरफ साहब, आपने देखा कि लोग जो शोबिज में हो ना हो, वो किस तरह से इस वक्त कलप रहे हैं। मैं आपको बार बार एक रिक्वेस्ट करता हूं इस पूरी कौम की तरफ से, और शोबिस के लोग जो हैं, ये जो चैनल्स में काम कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सारा मोहताज है बिजली का, और यहाँ अगर बिजली नहीं होगी तो फिर कोई बात आवाम तक पहुँचेगी नहीं। प्लीज़ आप कोऑपरेट करें हमारे साथ। हम इस वक्त बैठे हैं सूट पहन के, आपको हमारी अंदरूनी कैफियत का नहीं पता। थैंक यू सर। मैं तो ये हर प्रोग्राम में एक रिक्वेस्ट डालता बड़ी रहता बात हूं है, ये कि भी आपकी एक बड़ी बात है, क्योंकि देखिए जिस मुल्क में बेसिक नेसेसिटीज की कमी है, जहाँ पानी, बिजली, ये चीजों की कमी पानी है। तो अच्छा भला मैंने उस दिन पिया तो मुझे लगा ये कोई कोल्ड ड्रिंक है। तो हम लोग जो पानी पी रहे हैं, जो जिस तरह की खुराक और जिस माहौल में, कैसे क्रिएटिव पैदा होंगे, कैसे हम अपनी एजुकेशन का मेयार बेहतर करेंगे, कैसे ये मुल्क तरक्की कर सकता है। तो जहां तक हम पहले तो अपनी बेसिक पे कोई तवज्जो नहीं, कुछ तवज्जो नहीं है। बच्चे पैदा हो रहे हैं खांसते हुए। जो मैं एक डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा जी ये बच्चा किसी का मुबारकबाद देने गए थे, कहने लगे जी ये बच्चे का पता नहीं क्या खांसता रहता है। खांसता हुआ पैदा हुआ, जो इस इन्फेक्शन के साथ पैदा हो रहा है, वो सोचिए आप बड़ा होगा तो वो मर्ज कितना पक्का हो चुका होगा। और मेरे ख्याल ऐसे चैनल्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो इस किस्म के प्रोग्राम और इस किस्म के होस्ट को नहीं, जो आप खुशी एक देखें ना, आपकी मुरझाए हुए चेहरों पे अगर आप चंद लम्हों के लिए खुशी दे देते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी एक खिदमत है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे हंसाने वालों में पैदा किया। रुलाने के लिए तो इतने महकमे बने हुए हैं जी, अल्लाह सारी महकमे रुल। अच्छा जी, आप क्या समझते हैं माइकल जैक्सन का मरना एक बहुत बड़ा नुकसान है? हम ये कह सकते हैं, क्योंकि देखें कुछ भी है, कोई भी। आपको गम हुआ उसके मरने का? बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस। क्या रिलेशन थी आपकी उसकी? एक क्रिएटिव की, एक किसी जैसे एक कोई भी आर्टिस्ट हो, उसके पर्सनल्स, उसकी सब चीजें अलग भुला के कि उसने दुनिया में एक नई चीज इंट्रोड्यूस की। He was creator. हाँ, he was creator. लेजेंड। मैं उसने सबसे बड़ी बात जो उसकी एंड के दिनों में थी, जो मुझे उसका दुख हुआ है, मुझे उसका दुख हुआ है कि वो अनाउंस नहीं कर सका कि मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया। ये दुख है मुझे। मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें इंसानियत को देखना चाहिए कि हम नो डाउट कि हमारा एक अंदर का मजहब का और उसकी बात है, लेकिन अगर हम इन चीजों को, मजहब को साइड पे रख के सिर्फ हम इंसानियत को देखें दुनिया भर में। वो अपने कुत्ते के लिए मेरा ख्याल है को 32 के 35 मिलियन डॉलर जो है वो उसके लिए छोड़ के गया। हमारे इंसान अपनी औलाद के लिए इतना पैसा छोड़ के नहीं जा सकता, वो बंदर के लिए छोड़ गया। उसके अंदर इंसानियत थी। हाँ अच्छा असल में इनकी अम्मी के यहाँ जाना है, तो याद करवाया कि अम्मी के यहाँ जाना है, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। तो वाला का फोन आया, बहुत दिन रात इनकी अम्मी के बाद 2 मिनट में होके हम वापस आते हैं, लेना पड़ेगा लाजमी ब्रेक। वापस आ गए हम, उनकी अम्मी से बात हो गई। उन्होंने कहा खाना घर आके खाना। मैं जी वो पर सब खाना घर पे खाते? जी, ये मेरा शुरू से है कि मैं रात का खाना अपने घर पे किसी के घर पे? अपने घर पे खाते? अपने घर की जो आप हमारी भाभी हैं वो पकाती हैं? जी, अब तक तो मेरी वालदा हयात थी, पिछले 6-8 महीने हुए उनके इंतकाल हो गया। मैं उनके साथ खाता था, तो वो उन्होंने मुझे यूज टू किया, आदत डाल दी है कि मैं रात का खाना मैं अपने घर पे ही खाता हूँ। और मेरा दोपहर का कहाँ खाते हैं? दोपहर को मैं लंच नहीं करता। लंच नहीं करते? क्या करते हैं? बस रेस्ट करते हैं? नहीं, रेस्ट तो टाइम ही नहीं होता रेस्ट का, तो सुबह से आप लंच नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? लंच और तो आते हैं, लंच हो जाता होगा, लंच ब्रेक हो गया, आप क्या करते हैं? आप ब्रेकफास्ट आपने कर लिया अच्छा खासा, तो फिर आपको जरूरत नहीं होती। मैं फिर काम में ही अपने मसरूफ, एडिटिंग हुआ या स्क्रिप्ट पढ़ लिया
कुछ ना कुछ अपने काम में जो कुछ ना मेरा कुछ करते शौक, देखें आपका जो शौक अगर आपका पैशन जो है वो आपका प्रोफेशन बन जाए तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं कोई नहीं होती। तो मेरा जो ये शौक है मुझे इसमें से बहुत ग़िज़ा मिल जाती है जो मैं इसमें इन्वॉल्व रहता हूँ। खूबसूरत लड़कियां जो होती हैं वो आप बहुत कास्ट करते हैं, आप ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा वो करते हैं, बिलीव। मेरे ख्याल में हर जो क्रिएटिव इंसान होगा वो उसको खूबसूरती पसंद आती नहीं, है। अगर खूबसूरती पसंद, इसका मतलब है जो ओमपुरी को फिल्मों में लेते हैं वो तो बोले जाहिल लोग हैं। नहीं, मैं आप मेरी उससे बात कर रहे हैं ना कि पसंद, ओमपुरी को भी हसीनी लड़कियां पसंद आती होंगी, उसको अपनी नहीं, जैसी जो तो नहीं। ओमपुरी को ले लेते थे वो हाँ। कितना बड़ा रिस्क लेते थे। हाँ, रोल की डिमांड। वो रोल अच्छा, रोल की डिमांड। जी। आप खूबसूरत लड़कियों को जो लेते हैं, डिमांड होता है या वो रिमांड होता है? इट डिपेंड्स कि अगर वो तंग करती हैं तो रिमांड होता है और फिर अगर तंग नहीं करती हैं तो वो डिमांड उनकी पे डिमांड होता है। बिल्कुल डिमांड, और फिर उनकी फिर आगे भी डिमांड होती है। हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट लड़कियाँ ये नहीं समझ पाती कि एक दफ़ा दिल से काम करेंगी, मेहनत हाँ। करेंगी तो डिमांड। आखिरी सवाल आपसे करूंगा सर जी। बहुत प्यार से बताइएगा और बड़ी मोहब्बत से जवाब दिएगा। मोहब्बत का सवाल है, जिंदगी में प्यार किया है? झूठ मत बोलिए। बिल्कुल 100%। मैं समझता हूँ मैं मोहब्बत के बगैर 100% सिर्फ कॉटन होती है। प्यार भी होता है। अच्छा, आपने 100% कैसे किया? मैं अपने काम में 100% देने लगा तो मुझे लगा कि आई एम इन लव। अच्छा, किससे लव किया आपने? किसी इंसानियत से किया होगा। नहीं, इंसान किस किस्म की थी वो इंसान? मोहब्बत के काबिल भी होगी जाहिर है, तो जिससे उन्हीं से शादी करी आप? हाँ, उनसे शादी अब करी? जरूरी तो नहीं कि जिससे मोहब्बत की जाए उसी से शादी हो आपकी। अब आप ये तो आप मतलब जिससे आपने शादी की उनसे देखिए, शादी तो एक ऐसा है जो माँ बाप का जो एक फॉर्म जो माँ बाप की बच्चे को सजा है। सजा है। नहीं, आप सजा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि जजा कह सकते। हाँ, जजा कह सकते हैं आप, कह लेकिन सकते ये है कि हैं। मोहब्बत जो है मतलब आपका, मोहब्बत पे आपका कोई मोहब्बत आपका एक बिल्कुल प्राइवेट इदारा है। नहीं, प्राइवेट नहीं है, वो बहुत ओपन इदारा है। आपने मोहब्बत की, जी। शादी नहीं की उनसे? मोहब्बत, वही मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं जिससे मोहब्बत की जाए उससे उससे शादी भी की जाए। मैं वही कह और रहा मैं हूँ समझता हूँ वो होना भी नहीं चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, बुरी बात है, वो बुरी बात है। ये उसी को बहुत ही मोहब्बत बुरी कहते बात है, जिससे मोहब्बत करो उससे शादी कर लो यार। उसको भी मोहब्बत कहते ये हैं ना। फिर मोहब्बत खत्म हो फिर जाती मोहब्बत है। क्या खत्म हुआ? हो जाती फिर है। मोहब्बत मोहब्बत क्या तो हुआ? वो है कि उसकी शादी में जाए आदमी। आपने कभी जिंदगी में जब मोहब्बत की, जब भी आपने मोहब्बत की, जब की थी मोहब्बत, आपने शादी की, जी, शादी की। तो ये फ़हीम बरनी साहब के हिसाब से तो आपने गलती की कि जिससे मोहब्बत करनी चाहिए उससे शादी नहीं करनी चाहिए। तो आप क्या कहते मैंने हैं? कर ली शादी। नहीं, आप क्या कहती हैं? आप डिसीजन वाज रॉन्ग और राइट? डिसीजन तो अच्छा था, तो मतलब 16 साल गुजारे भी इकट्ठे। तो फिर कहेंगे फिर रॉन्ग हो? उसके बाद फिर तो 16 मिनट नहीं निकलते? नहीं, क्यों नहीं निकलती। लेकिन मतलब 16 साल के बाद फिर सेपरेशन हो गई, लेकिन स्टिल मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। हमें जवाब ये मिला आज के इस एपिसोड का, जो हमने गुफ्तगू की बरनी साहब से, फ़हीम बरनी साहब से, संगीता बाजी से, कि हम अपनी ज़िंदगी के सारे बातों में अगर एक चीज़ शामिल कर लें, और वो है कोई एक साथी ऐसा ज़िंदगी का चुन लें, ऐसा फ्रेंड, ऐसी कोई गैदरिंग जहाँ बैठ के हम आपस में तो कम से कम सच बोल लें। सच बोलते रहिए, सच सुनते रहिए, सच्चों के साथ रहिए, शराफत से रहिए, अपने अतराफ में शरीफाना माहौल बनाइए और शरीफ शो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।